नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी के एडवांस सीरीज में मैं उदेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कई सारी कम्युनिकेबल डिजीज और एक इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसको मैं बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि जिस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स उनके अंदर हमारे क्या होते हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं। एडवांस सीरीज की हमारी 143 क्लास है। अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी और जो एमएसएन है उसको कंप्लीट कर लिया है। हर एक सिस्टम को हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हम पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की जो हमारी क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि ए स्कूल नर्स इज टीचिंग पेरेंट्स ऑफ ए स्कूल एज चिल्ड्रन। ठीक है, एक स्कूल नर्स है दोस्तों, एक स्कूल नर्स है, वो पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? पेरेंट्स को पढ़ा रही है। किसके? स्कूल एज चिल्ड्रन के। अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशंस फॉर द चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीज, कि चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं उनके अंदर जो इम्यूनाइजेशन है उसका क्या फायदा होता है, क्या इंपोर्टेंस होता है, उनके बारे में पढ़ा रही है। वोट प्रिवेंटेबल डिजीज मे कोज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनसेफेलाइटिस। अब यहाँ पर 4 डिजीज दे रखी हैं: वेरिसेला, स्कारलेट फीवर, पोलियोमाइलाइटिस एंड वूपिंग कफ। अब इन चारों में से दोस्तों आपको यह बताना है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि जिसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है दोस्तों, एनसेफेलाइटिस होता है। ठीक है, एनसेफेलाइटिस कौन सी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा वेरिसेला। वेरिसेला इज ऑल्सो नोन एज चिकन पॉक्स। वेरिसेला को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और वेरिसेला के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, पहला डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो आता है कि भाई जो वेरिसेला है या जो चिकन पॉक्स है उसका जो पॉजिटिव जो एजेंट है किसके कारण से ये डिजीज दोस्तों होती है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पॉजिटिव एजेंट के नाम से आता है कि पॉजिटिव एजेंट क्या है वेरिसेला का पॉजिटिव एजेंट। तो सबको पता है दोस्तों कि डायरेक्टली क्या तो वो लिखेगा कि भाई वेरिसेला वायरस लिख सकता है, या फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका क्या होता है, कोज होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है। लेकिन आजकल के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देने लग गए हैं। अगर वेरिसेला जोस्टर वायरस वो नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा HHV थर्ड, मतलब ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड, ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड, या इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं जिसे हम जानते हैं ह्यूमन एल्फा हर्पिस वायरस थर्ड। बस ह्यूमन एल्फा हर्पिस वायरस थर्ड। तो इनमें से कोई भी दे सकता है कि वैसे पॉजिटिव एजेंट क्या है, सेम ही है, नाम इनके अलग अलग है। वेरिसेला जोस्टर वायरस को ही हम ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 के नाम से या ह्यूमन एल्फा हर्पिस वायरस 3 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है दोस्तों वो पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिलेटेड आता है कि भाई इसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो क्या होता है। तो इस डिजीज का मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन होता है दोस्तों वो होता है आपका एयर ड्रॉपलेट्स, या फिर ये पेरीनेटल भी इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि मदर से और बेबी के अंदर ये प्लासेंटा के थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके 2 होते हैं। पहला लिखना है आपको एयर ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स, और दूसरा होता है दोस्तों पेरीनेटल। तो 2 इसके क्या होते हैं दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड आता है कि भाई इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है दोस्तों चिकन पॉक्स का वो होता है 10 से लेकर 21 दिन। ठीक है, 10 to 21 डेज। कुछ बुक्स में ये 14 से लेकर 16 दिन तक लिखा हुआ है, लेकिन आपको यही याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम जो है वो दोस्तों यही यूज होता है 10 to 21 डेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसका इन्फेक्शियस जो पीरियड होता है ना वो कब से कब तक होता है। इन्फेक्शियस पीरियड जो है वो कब से कब तक होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई इसके अंदर जो रेसेज जो हैं वो अपीयर होते हैं, उन रेसेज के अपीयर होने से 1 से 2 दिन पहले और 5 दिन बाद। ठीक है, तो 1 to 2 डेज, 1 to 2 डेज बिफोर एंड 5 days आफ्टर
अपीयर ऑफ रेसेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना कि भाई चिकन पॉक्स के जो इन्फेक्शन या कम्युनिकेशन जो पीरियड है वो कब तक होता है, तो 1 से 2 दिन पहले और 5 दिन बाद में, 1 से 2 दिन पहले और 5 दिन बाद में क्या होता है दोस्तों, ये इसका जो इन्फेक्शियस पीरियड है वो होता है। तो ये आप क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। दूसरा दोस्तों, मेनली जो अफेक्टेड जो ग्रुप है, एज ग्रुप, अगर मान ले कि भाई मेनली कौन से ईयर ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट करता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अफेक्टेड एज ग्रुप, अफेक्टेड एज ग्रुप, तो इसका अफेक्टेड जो एज ग्रुप होता है वो 5 से और 10 साल होता है, 5 to 10 ईयर्स। 5 से और 10 साल के जो बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। बस ये कॉमन इंफॉर्मेशन है जिनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका इन्फेक्शियस पीरियड क्या है, और इसके अफेक्टेड जो एज ग्रुप है क्या है दोस्तों। ये डायरेक्टली क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो बनता है आपका इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से। तो इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसके अंदर 2 स्टेज आती है दोस्तों। एक होती है प्री इरप्टिव स्टेज, और दूसरी जो स्टेज है दोस्तों वो होती है आपकी इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव मतलब इरप्शन के पहले जो रेसेज जो आ रहे हैं दोस्तों, उन रेसेज के आने से पहले की जो स्टेज होगी उसे हम किस नाम से जानेंगे, प्री इरप्टिव के नाम से जानेंगे। और उसके बाद की जो स्टेज होगी दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानेंगे, इरप्टिव। तो 2 ही स्टेज आपको याद रखनी है। पहली जो स्टेज है दैट इज प्री इरप्टिव स्टेज, पहली जो स्टेज है दोस्तों दैट इज प्री इरप्टिव स्टेज। तो इसमें रेसेज तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो चीजें आती हैं दोस्तों, जैसे फीवर है, उसके साथ सर्दी लगेगी, कमर में दर्द होगा, मेलाइज होगा, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो फीवर होती है, सीवरिंग होता है, बैक पेन एंड थकावट, मेलाइज, ये चीजें किस में दिखाई देती है दोस्तों, प्री इरप्टिव जो स्टेज है दोस्तों, उसके अंदर क्या होगी आपको दिखाई देगी। दूसरी होती है दोस्तों इरप्टिव स्टेज, सेकंड वन इज इरप्टिव, सेकंड वन इज इरप्टिव स्टेज। अब क्या होंगे दोस्तों, इसके अंदर जो रेसेज हैं वो एकदम से क्या होते हैं दोस्तों, अपीयर होते हैं, ठीक है। इस स्टेज के अंदर रेसेज क्या होंगे, उनका अपीयर होगा। तो रैपिड अपीयर ऑफ रेसेज, रैपिड अपीयरेंस ऑफ रेसेज। इसके रेसेज को आपको चिकन पॉक्स के रेसेज में दोस्तों एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसे गुलाब की जो पत्ती होती है उसके ऊपर जो ड्रॉप्स है दोस्तों वो पड़ी हुई रहती है ना, तो वैसे इसकी अपीयरेंस होती है, तो उसको बोलते हैं ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल्स। जैसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल्स के नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये होते हैं दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ही होते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते, तो सुपरफिशियल होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। इसके अलावा सिमेट्रिकल होंगे, मतलब एक जैसे जो इनकी सिमेट्री है वो एक जैसी होती है, अगर 2 भागों में बांट सकते हैं इनको, ऐसे सिमेट्रिकल होते हैं ये। तो इनकी जो शेप होती है दोस्तों वो क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप पाई जाती है इनकी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी दोस्तों कि ये जो रेसेज जो होते हैं ना, ये मोस्टली कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, ये ऐसी जगह पे ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर दोस्तों क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्सर जो सरफेस होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस एक चीज को ध्यान रख लेना कि पाए जाते हैं मोस्टली ऑन फ्लेक्सर सरफेस, मोस्टली ऑन फ्लेक्सर सरफेस, ठीक है। मोस्टली किस पे होते हैं, फ्लेक्सर सरफेस। तो बस ज्यादा भी याद नहीं हो तो बस ये लाइन जरूर याद रख लेना दोस्तों कि ड्यू ड्रॉप ऑन रोज जो पेटल्स है दोस्तों वो इसकी क्या होती है, अपीयरेंस होती है। चलो बाकी की चीजें आपको याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन जरूर याद रख लेना कि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है। देखो आपको भी इमेज दिखाता हूं मैं इससे रिलेटेड, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी जो अपीयरेंस ऐसी होती है कि जैसे गुलाब की पत्ती है उसके ऊपर क्या पड़ी हुई, ड्यू की ड्रॉप्स पड़ी हुई हो, पानी की जो ड्रॉप्स हैं वैसे पड़ी हुई हो, तो ये चिकन पॉक्स के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसकी अपीयरेंस दोस्तों वो क्या होती है, दिखाई देती है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो कुछ 2 स्टेज आती हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप, कभी भूलोगे नहीं। तो 2 स्टेजेस आती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2।
ठीक है। स्टेज 1 और स्टेज 1 के ऊपर देखो जो रेसेज है वो इतने आए नहीं है, और यहाँ पर स्टेज 2 के अंदर जो रेसेज है दोस्तों वो क्या हो गए हैं, अपीयर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर रेसेज क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कोज्ड जो मैंने आपको बता दिया, वेरिसेला जो जोस्टर वायरस है दोस्तों उसके द्वारा क्या होता है, कोज्ड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है चिकन पॉक्स और मीजल्स में क्या डिफरेंस होता है, कि मीजल्स के में भी फीवर आता है, इसमें भी फीवर आता है। एक तो दोस्तों जो चिकन पॉक्स है, देखो आपको पता है, सबको पता होगा कि जो मीजल्स जो होते हैं ना उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार के जो क्या आते हैं दोस्तों, स्पॉट्स आते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। वैसे आज की क्लास में कोप्लिक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर इनसाइड द माउथ। कोप्लिक जो स्पॉट है दोस्तों वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, जो रोज पेटल के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल जो है वो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, अपीयर्स होते हैं। बस और ज्यादा इतना मत पढ़ो, ठीक है। आपको एक चीज और आती है दोस्तों, वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है ना, वो अगर पहली बार अपीयर होता है, फर्स्ट बार एक्सपोजर होता है, तो वो क्या कोज करता है, चिकन पॉक्स करता है। लेकिन अगर वो ओल्ड एज के अंदर होता है और वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है, मेनली जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये वापस से दोबारा से डिजीज कोज कर देता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज कोज करता है उसका क्या नाम है दोस्तों, सिंजल्स है। वैसे मैं आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस में उसमें बताऊंगा। तो रीएक्टिवेशन ऑफ जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है दोस्तों, वो कौन सी डिजीज कोज कर देता है, वो सिंजल्स कोज कर देता है। और मेनली किसको अफेक्ट करता है, ये कॉमन मोर देन 50 इयर्स ओल्ड में, और उसके अंदर नर्व की डैमेज होने के कारण क्या होता है, पेन फील होता है, जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें वैक्सीन बता रखी है, कौन सी लगाते हैं, रिकॉम्बिनेंट, इसमें लाइव वायरस वैक्सीन लगाए जाते हैं, मेनली बच्चों में होता है, हाईली कॉन्टेजियस होता है, पूरी बॉडी के ऊपर रेसेज होते हैं, जबकि सिंजल्स के अंदर कैसे रेसेज होते हैं, लोकलाइज्ड रेसेज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से दोस्तों ऐसे आ जाएगा चिकन पॉक्स और सिंजल्स में क्या डिफरेंस है, तो उससे रिलेटेड मतलब 4 स्टेटमेंट इधर दे दे, 2-3 स्टेटमेंट सही दे दे, एक गलत दे दे, तो इस प्रकार से मैं इन चीजों को आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, चिकन पॉक्स के दोस्तों इस प्रकार के स्पॉट्स होते हैं, जबकि सिंजल्स के जो स्पॉट है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वेसिकल्स बने हुए होते हैं इसके अंदर ज्यादा, तो वो दिखाई देता है। ठीक है, ये छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आप अगर इसके स्पोर्ट्स के बारे में चीज देखना चाहो ना, तो एक तो देखो ये जो स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, एक के अंदर एक ही कैविटी होती है। ठीक है, चिकन पॉक्स के जो स्पोर्ट होंगे वो उनके अंदर एक के अंदर एक ही कैविटी होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर के नाम से जानते हैं। कैसे होते हैं, यूनिलोक्यूलर, मतलब एक के अंदर एक कैविटी होती है, सिंगल कैविटी होती है, सिंगल कैविटी। ठीक है, दूसरा दोस्तों, इनका जो अपीयरेंस जो होता है ना, इनका जो अपीयरेंस होता है वो सेंट्रीपेटल होता है। क्या होता है, सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंट्रीपेटल, चिकन पॉक्स मतलब सेंट्रीपेटल याद रखना है कि भाई पहले ये क्या होते हैं, एक्चुअली में ट्रंक पे आते हैं, और ट्रंक से दोस्तों फिर ये किस पे आते हैं, आपके फेस और एक्सट्रीमिटीज के अंदर आते हैं, फेस और एक्सट्रीमिटी के अंदर आते हैं, एक्सट्रीमिटी के अंदर आते हैं। थोड़ा सा एक ट्रिक है, मीजल्स और रूबेला में पहले फेस पे आते हैं, तो MRF याद रख लेना मेनली। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले ट्रंक पे आ रहा है फिर फेस एक्सट्रीमिटीज पे आ रहा है। ठीक है, मीजल्स और रूबेला में पूछे तो अब क्या आएगा दोस्तों, फेस पे पहले आएगा। मीजल्स रूबेला में पहले फेस आएगा, तो ये ट्रिक याद रख सकते हो आप कि जो रेसेज हैं वो मीजल्स रूबेला में पहले किस पे अपीयर होते हैं दोस्तों, आपको फेस पे अपीयर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, इसमें याद रखना है। दूसरा दोस्तों, इनकी जो शेप है ना थोड़ी सी अलग अलग होती है, जैसे कहीं पर छोटा है, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे और बड़ा है, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे छोटा है, तो इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लियोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इसको भी थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। बस ये 2-3 चीजें याद रख लेना कि चिकन पॉक्स के एक तो क्या होते हैं, एक रेसेज के अंदर एक कैविटी होगी तो यूनिलोबुलर बोलेंगे, एक सेंट्रीपेटल होते हैं तो पहले ट्रंक पे होते हैं फिर फेस एक्सट्रीमिटीज पे आते हैं, एक इनकी जो शेप है ना दोस्तों वो अलग अलग होती है, तो अलग अलग जो शेप उसमें किस नाम जानते हैं, प्लियोमॉर्फिक के नाम से इसमें जानते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर दोस्तों जो क्रस्ट जो बनते हैं ना, देखो एक इमेज है इसमें क्रस्ट के बारे में बता रखा है थोड़ा सा। ये देखो लिखा हो ना हार्ड क्रस्ट, ये मतलब कि रेसेज जब डिसअपियर हो जाते हैं, रेसेज जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में जो चीज बनती है, मतलब हील होने लग गया, वापस से सही होने लग गया, तो हीलिंग जो लीजन जो होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं हम स्कैब्स। क्या बोलते हैं, स्कैब्स के नाम से जानते हैं उनको, स्कैब्स या क्रस्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। तो जैसे रेसेज बनते हैं तो रेसेज के बाद लगभग 4 से 7 दिन के बाद ये बनने लग जाते हैं। ठीक है, रेसेज के अपीयर होने के 4 से 7 दिन के बाद में क्या बनने लग जाते हैं, क्रेस्ट या जो स्कैब्स है दोस्तों उनका क्या होने लग जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, एक बार मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ये डिजीज है ना सच में बहुत ज्यादा वो वैसी होती हैं, तो इनमें जितना कम पढ़ा जाए ना उतना ही सही रहता है, ताकि कम चीजें याद करनी पड़े। तो पॉजिटिव एजेंट तो इतना टफ है नहीं। ठीक है, हर्पिस वायरस थर्ड, एल्फ हर्पिस वायरस थर्ड या वेरिसेला जोस्टर।
एयर ड्रॉपलेट्स पेरिनेटल 10 से 21 दिन, 1 से 2 दिन और 5 दिन आफ्टर। जहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है उन चीजों को ज्यादा याद रखना है आपको। अफेक्टेड जो एज ग्रुप है 5 से 10 साल है। 2 स्टेज होती है, प्रीरेप्टिव जिसमें फीवर, सीवरिंग, बैक एक और मेलाइज होगा। इरेप्टिव के अंदर जो रेसेज है वो अपीयर होंगे। अपीयरेंस कैसी होती है, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल्स। और ज्यादा अगर इनको डिटेल में पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे दोस्तों कि ये जो रेसेज होते हैं ये यूनिलोबुलर होते हैं, सिंगल इनकी कैविटी होती है, सेंट्री पेटल होते हैं, पहले ट्रंक पे फिर फेस एक्सट्रीमिटीज पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा मानो हॉस्पिटल में आता है तो पहली चीज आप उससे ये चीजें पूछोगे ना, पहले कहां अपीयर हो, तो डिजीज को चेंज कर देता है वो। जैसे मानो वो पहले बताता है फेस पे हुई अपीयर, तो हम किस तरफ जाएंगे, मीजल्स रूबेला की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो पहले क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि पहले किस पे आए, ट्रंक पे आए, तो हम किस तरफ जाएंगे, चिकन पॉक्स की तरफ जाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो ये चीजें है ना, जो भाई सेंट्रीपेटल है या पहले फेस पे अपीयर हो रहा है, इससे जो डिजीजेज हैं दोस्तों उनके बारे में हमें बहुत सारी चीजें क्या मिलती हैं, पता लग जाती हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में पहले क्या होता है, देखो इस स्मॉल पॉक्स में अलग है, स्मॉल पॉक्स में से इंडिया में है नहीं, मतलब इरेडिकेटेड हो चुका है ये। बट जो चिकन पॉक्स है दोस्तों उसमें आपको याद रखना है कि पहले ट्रंक से और फिर ट्रंक से फेस और जो एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों उनके ऊपर ये जाता है। बस इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पहले ट्रंक। और मीजल्स रूबेला जो होता है दोस्तों उनमें पहले किस पे आता है, फेस पे आता है। चिकन पॉक्स का तो छोड़ो, स्मॉल पॉक्स का तो छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आजकल। स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते नहीं है। बस ये थोड़ा सा आपको इसमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बात में ये बताऊं कि भाई ज्यादा सीवियरिटी किन में होती है, एडल्ट में, चिल्ड्रन में, तो बच्चों से भी ज्यादा दोस्तों अगर ये एडल्ट में हो जाता है ना, तो एडल्ट के अंदर जो इसकी सीवियरिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन अगर आए कि सीवियरिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा सीवियर होते हैं ये, तो ध्यान रखना कि एडल्ट के अंदर ये चाइल्ड की या चिल्ड्रन की तुलना में दोस्तों ज्यादा क्या होते हैं, सीवियर होते हैं। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अब एक बार हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, किसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में देखो, एक तो क्या होता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन याद रखना है आपको। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं डायरेक्टली लिखाऊंगा आपको। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो बैक्टीरियल इंफेक्शन जो होते हैं ना, सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ स्किन, मतलब वापस से दोबारा से हो रहे हैं ये, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एक बार हो गया फिर दोबारा से होने लग जाए तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ क्या कहलाता है दोस्तों, इन्फेक्शन कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन जो ये अभी हमारा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वो पूछ लेते हैं कि भाई सीएनएस इन्वॉल्वमेंट कौन सी डिजीज के अंदर होता है। तो दोस्तों इस डिजीज के अंदर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही था कि कौन सी डिजीज का कौन कॉम्प्लिकेशन, एनसीफेलाइटिस होता है। तो एनसीफेलाइटिस जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो आपका चिकन पॉक्स या वेरिसेला का जो कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, दैट इज एनसीफेलाइटिस। इसके अलावा इसमें मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, या जो जीबी सिंड्रोम है दोस्तों वो भी हो सकता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस एंड जीबी सिंड्रोम भी हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस एंड जीबी सिंड्रोम, दीज आर ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशन। ये भी क्या है दोस्तों, इसका कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन सीधा ये भी पूछे कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस, मतलब स्किन के बाहर, तो भी क्या आएंगे दोस्तों, यही आएंगे। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस जो है वो यही होते हैं। देखो एक तो सीधा है कि मोस्ट कॉमन, तब तो क्या आएगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस, मतलब स्किन के बाहर, तो फिर यही आएगा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस। तो सीएनएस इन्वॉल्वमेंट वाले जो होते हैं दोस्तों वो आते हैं, जिसमें मेन एनसेफेलाइटिस आता है, कुछ में मेनिंजाइटिस और जीबी सिंड्रोम है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसको भी क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन बनता है इसका, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट। तो ये न्यूमोनिया भी कोच करता है, जैसे हम वेरिसेलम न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। तो इसके कारण न्यूमोनिया होता है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, वेरिसेला न्यूमोनिया। इसको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, वेरिसेला न्यूमोनिया के नाम से हम इसे जानते हैं। और एक जो है दोस्तों वो तो आप सबने इसके बारे में सुना ही है। तो चौथा जो है दोस्तों वो कौन सा आपका, हर्पिस जोस्टर, हर्पिस जोस्टर, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, अभी बताया था ना आपको, ओल्ड एज के अंदर होता है, दैट इज सिंजल्स। ठीक है, सिंजल्स जो हर्पिस जोस्टर, ये इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में जो वायरस जो होता है ना वो वापस से क्या होता है, रीएक्टिवेट होता है। बॉडी के अंदर कुछ वायरस रह जाते हैं, ये रीएक्टिवेट होते हैं। मेन ये रीएक्टिवेट कब होते हैं, जब पर्सन क्या हो जाता है दोस्तों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्यूनो
कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन है कौन सा है, तो दोस्तों सबसे मतलब लेट एज के अंदर हो रहा है, मैंने बताया था 50 साल के बाद होता है, तो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन पूछता है तो ये आएगा। तो देख लो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हुआ मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन, तो हर्पिस जोस्टर जो सिंजल्स है दोस्तों वो आएगा। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो वेरिसेला न्यूमोनिया आएगा। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस पूछे तो सीएनएस इन्वॉल्वमेंट वाले आएंगे जैसे कि एनसेफेलाइटिस। और मोस्ट कॉमन पूछे तो दोस्तों सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन आएगा। तो ये इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी डिजीज है इसमें मतलब कितने सारे देखो कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि भाई कौन सी डिजीज है इसके अंदर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, बस ये कह रहा हूं मैं। कैसे नहीं है कि वैसे आप कंफ्यूज हो गए, तो इस चीज को थोड़ा सा आप क्या देख लेना दोस्तों, देख लेना। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से रिलेटेड आता है। तो एक बार हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं। देखो ये वैसे ज्यादातर है ना ये कम्युनिटी में अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट मुझे पता है कि मैं कम्युनिटी नहीं पढ़ाऊंगा इस बुक में, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जो रेसेज जो बन रहे हैं या जो वेसिकल्स बन रहे हैं, उन वेसिकल्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है ना उसके नीचे क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन करते हैं। ये इसका सबसे अच्छा और सबसे सेंसिटिव क्या होता है, डायग्नोसिस होता है। तो क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, एग्जामिनेशन ऑफ वेसिकल्स। ये सब इंटीग्रेटरी में मैंने वेसिकल्स क्या होते हैं ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द वेसिकल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ये सबसे तेज मतलब जल्दी से दे सकते हैं और सेंसिटिव है, मतलब सही भी रिजल्ट देता है। तो मोस्ट रैपिड एंड सेंसिटिव, मोस्ट रैपिड भी है और क्या है, सेंसिटिव डायग्नोसिस है इसका, मोस्ट रैपिड एंड सेंसिटिव डायग्नोसिस। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि कौन सी डिजीज होती है दोस्तों जिसके अंदर हम जैंक स्मीयर बनाते हैं लीजन का। तो ये भी इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एक इसका स्मीयर बनाकर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जैंक स्मीयर के नाम से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो जैंक स्मीयर भी दोस्तों इसी डिजीज में क्या होता है, चेक किया जाता है। तो जैंक स्मीयर ऑफ लीजन इसमें चेक किया जाता है। इसके अलावा हम IgM जो एंटीबॉडीज टेस्ट है वो भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, करके देखते हैं। IgM एंटीबॉडीज का जो टेस्ट है दोस्तों वो भी हम करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा दूंगा आपको। ट्रीटमेंट में बात करें दोस्तों तो हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स मतलब बुखार को रोकने के लिए हम इसके अंदर एंटीबायोटिक देंगे। ध्यान रखना इस डिजीज के अंदर हम एस्प्रिन नहीं देते हैं, वैसे भी बच्चों के अंदर एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए, और आइबुप्रोफेन भी नहीं देते हैं। एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन दोस्तों नहीं देते, क्योंकि एस्प्रिन जो होती है वो कौन सा सिंड्रोम कोज करवाती है, रेज सिंड्रोम कोज करवाती है। एस्प्रिन कौन सी डिजीज कोज करवाती है दोस्तों, रेज सिंड्रोम कोज करवाती है। और इसका आपको याद रखना है कि जो आइबुप्रोफेन है दोस्तों ये नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस कोज करवाती है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। ठीक है, थोड़ा सा बस ये देख लेना आप, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, FASCITIS। ठीक है, तो नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस कोज करवाती है आइबुप्रोफेन, तो ये नहीं दी जाती है। एस्प्रिन तो PCM दे सकते हैं हम, जैसे एसिटामिनोफेन बोलते हैं जिसको PCM वो दे सकते हैं। ठीक है, जहां भी रैसेज होंगे तो ऐसे डिजीज के अंदर हमेशा हम जो गुड हाइजीन है दोस्तों उसका क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो गुड हाइजीन जो है वो इसमें क्या होगी, दी जाएगी। इसके अलावा एंटीवायरल जो एजेंट है दोस्तों वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल जो एजेंट्स हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम ओरली भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। तो एसाइक्लोवीर यूज की जाती है, एसाइक्लोवीर। अगर हम ओरली दे रहे हैं तो दोस्तों इसको हम देते हैं 20 mg पर kg पर डोज के हिसाब से, 20 mg पर kg और पर डोज के हिसाब से हम इसे देते हैं। दिन में 4 बार QID और 5 दिन के लिए देंगे। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद रखना है। ऐसे लिखते हैं डॉक्टर ना, सिरप एसाइक्लोवीर 20 mg पर kg पर डोज QID फॉर 5 डेज। या फिर आप IV दे रहे हो दोस्तों तो IV भी दिया जा सकता है। IV जो है वो तभी दिया जाता है कि जब इसके अंदर क्या हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, ठीक नहीं हो पा रहा हो, तभी हम क्या देते हैं, IV एसाइक्लोवीर हम देते हैं। उसके अंदर जो डोज है वो 10 mg पर kg और TDS रखी जाती है, लेकिन ये डोज 14 दिन तक दी जाती है फॉर 14 डेज। ठीक है, अब इतना महाभारत याद करने की जरूरत है नहीं, 20 ये कुछ बस इतना याद रख लेना कि आपको एसाइक्लोवीर। ठीक है, फिर मैंने महाभारत बोल दिया, सॉरी। मतलब कोई भी चीज इतनी चीजें याद रखने आपको जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है एसाइक्लोवीर, बस एसाइक्लोवीर दी जाती है। ठीक है, एक बार हम इस डिजीज में वापस से 1 मिनट रिवीजन हम इसका लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, उसको आप हमेशा वापस बैक जरूर आया करो, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। देखो
सबसे पहले बात दोस्तों क्या है कि भाई इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसे ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड या अल्फा हर्पिस वायरस थर्ड के नाम से जानते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछे तो ए ड्रॉपलेट और प्री जो नेटल है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज आता है। इन्फेक्टियस जो पीरियड है 1 से 2 दिन पहले और 5 दिन बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको याद रखना, इसको भूल मत जाना, और चीजें भूल जाओगे काम चल जाएगा, ये नहीं। अफेक्टेड एज ग्रुप 5 से 10 साल है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 2 फेजेज में होते हैं, रेसेज के होने से पहले, रेसेज के होने के बाद। तो रेसेज के होने से पहले सर्दी लगती है, सर्दी लग के बुखार आता है, ठीक है, कमर में दर्द और थकावट, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम फीवर याद रख लेना बस, और भी याद नहीं हो तो ठीक है। इसमें ज्यादा भी याद नहीं रहे तो भाई फीवर जरूर याद रख लेना बस, ठीक है। इसके बाद इरप्टिव रेसेज में क्या होंगे, रेसेज अपीयर होंगे। रेसेज कैसे लगते हैं, जैसे कि रोज पेटल्स के ऊपर क्या डली हुई हो, ड्यू ड्रॉप्स डली हुई हो, ठीक है, ये मत याद रखो। फ्लेक्सर सरफेस नहीं याद करना, बस थोड़ा सा ये याद रख लेना दोस्तों कि ये सेंट्रीपेटल होते हैं, ठीक है। वैसे भी पेटल, रोज पेटल वाला कौन सा है, इसी में सेंट्रीपेटल, ऐसे याद रख लेना। तो ट्रंक पे आते हैं, फिर फेस एक्सट्रीमिटी पे आते हैं। अलग अलग शेप होती है तो प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। सिंगल इनकी क्या होती है दोस्तों, कैविटी होती है। कौन सी डिजीज के अंदर फेस पे पहले पेयर होते हैं, मीजल्स और रूबेला के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, फेस पे पहले पेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। सीवियरिटी जो है एडल्ट के अंदर इसकी चिल्ड्रन से ज्यादा होती है। कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन आएगा। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस के अंदर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट वाले आएंगे, एंसेफेलाइटिस। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वेरिसेलर न्यूमोनिया, और मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन हर्पिस जोस्टर, जो कि इम्यूनो जो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पूछे कि भाई मोस्ट रैपिड एंड सेंसिटिव कौन सा है, तो जो वेसिकल्स जो होते हैं दोस्तों, वेसिकल्स फ्लूइड भी आ सकता है एग्जामिनेशन, वेसिकल या वेसिकल फ्लूइड्स अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे ज्यादा मोस्ट रैपिड एंड सेंसिटिव है। एक जैंक स्मीयर के नाम से पूछ सकता है, और आईजीएम एंटीबॉडीज तो नहीं आएगा कम से कम, ठीक है। ये तो जरूर बस ये ध्यान रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तीनों में भी यही है सबसे ज्यादा। इसके बाद में एस्पिरिन आइबुप्रोफेन मत दो, एंटीबायोटिक दोगे, बुखार है तो गुड हाइजीन एंटीवायरल एजेंट में एसाइक्लोविर यूज करते हैं, बस खत्म काम, और कुछ नहीं। दो मतलब आप इसको एक पेज पे लिख सकते हो, आप 2-4 चीजें आपको इसमें कोई लिखनी है, कोई ज्यादा इसमें आपको लिखने की जरूरत इसमें है नहीं। तो ये डिजीज आपकी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था हमारा वो क्या था कि कौन सी डिजीज ऐसी होती है दोस्तों जिसमें एनसेफेलाइटिस होता है, तो वेरिसेला जो है दोस्तों, चिकन पॉक्स जो होता है, इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, वेरिसेला होता है। वेरिसेला इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द चिकन पॉक्स, ठीक है। वैक्स पोलियोमाइलाइटिस, वुपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, ये नहीं आएगा, ठीक है, इसका वेरिसेला आएगा, तो लिख लो इसमें, लिखो चिकन पॉक्स और वेरिसेला का, चिकन पॉक्स और वेरिसेला का मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट ब्रैकेट में लिख लेना एनसेफेलाइटिस, कई इसको एनकेफेलाइटिस भी बोलते हैं ना, वो शायद सही बोलते हैं, एनसेफेलाइटिस होता है, एनसेफेलाइटिस होता है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन या सीएनएस इन्वॉल्वमेंट वाले पूछे तो इसमें सब आते हैं, एनसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस और जीबी सिंड्रोम जो आते हैं वो इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। इसके बाद में हम वापस से हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि ए पेरेंट्स आस्क नर्स हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन मीजल्स मतलब रूबियोला एंड जर्मन मीजल्स रूबेला, ठीक है। एक पेरेंट्स है दोस्तों, वो पूछते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं किस किस के अंदर, मीजल्स रूबियोला और जर्मन मीजल्स रूबेला के अंदर। व्हाट शुड द नर्स टेल द पेरेंट्स अबाउट रूबियोला, मतलब रूबियोला के बारे में, मतलब जर्मन मीजल्स के बारे में। व्हाट शुड द नर्स टेल द पेरेंट्स अबाउट रूबियोला दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रूबेला, मतलब रूबियोला के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि रूबेला से क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कई बार बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आता, एग्जाम में बैठ जाते हैं मीजल्स जर्मन मीजल्स, सबको देखते हैं क्या देखूं मैं, तो जर्मन मीजल्स वाले नहीं लेने हैं इसमें। इस लाइन ये जो सेंटेंस है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट शुड द नर्स टेल द पेरेंट्स, ये वाला सेंटेंस सिर्फ इतना, अबाउट रूबियोला, भाई रूबियोला के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, बस 4 चीजें दे रखी हैं, हाई फीवर एंड कोप्लिक स्पॉट, तो ध्यान रखना ये इसका राइट आंसर होगा कि इसके अंदर हाई फीवर और जो कोप्लिक स्पॉट है दोस्तों वो क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं किसके अंदर, मीजल्स के अंदर या रूबेला के अंदर। इसके बाद दे रखा रैशेज ऑन द ट्रंक विद प्लूराइटिस, तो ऐसा नहीं होता सिर्फ ट्रंक पे हो, जो रैशेज जो होते हैं दोस्तों वो ऑल ओवर बॉडी होते हैं, इसके जो रैशेज होंगे वो क्या होंगे, ऑल ओवर बॉडी होंगे, ठीक है। मैं आजकल आंसर पहले देने लग गया क्योंकि कुछ बच्चों को क्या हुआ कि जैसे वीडियो रेशनल्स हम टेस्ट सीरीज के अंदर डालते हैं ना,
तो उसमें क्या होता है कि कई क्वेश्चंस का रैशनल मैंने 1 घंटे का दे रखा है, तो बच्चे कहते हैं कि सर 1 घंटे तक हमें आंसर ही नहीं पता चलता है, फिर आप पढ़ाते हैं और हमारे टॉपिक पढ़ा हुआ भी रहता है। तो आप रैशनल किसी भी क्वेश्चन का दो तो पहले आंसर बता दिया करो, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करता रहो। जो बच्चे ने नहीं देखा वो देख लेगा, जिसने, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो उसको कोशिश करता हूँ, कर पाता हूँ। तो रेसेज ऑन द ट्रंक विद प्लूराइटिस नहीं होता दोस्तों, इसमें सिर्फ ट्रंक ट्रंक पे दे रखा है, लेकिन ट्रंक पे नहीं, ऑल ओवर बॉडी क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमेनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, लेकिन ये डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ इसी में प्रेजेंट होंगे, तो नॉट स्पेसिफिक। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोल्ड फॉलोड बाय रेसेज, ये भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये भी क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक नहीं है। भाई डिजीज है, मीजल्स है, ये तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मुझे पता है दिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक नहीं है। तो स्पेसिफिक होना भी क्या होता है, जरूरी होता है, तो बिना स्पेसिफिक हुए कोई फायदा नहीं है। तो हाई फीवर और कोप्लिक स्पोर्टाइस सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, मेजल्स या रूबेला के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको ये ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद है ना, मैं खुद भूल जाता हूँ, और जब मैं खुद भूलता हूँ तो मैं ट्रिक याद करता हूँ। मैंने वो क्या बताया दोस्तों कि अगर मान लो आप भूल जाते हो कि कौन सा रूबेला है कौन सा रूबियोला है, तो जो मीजल्स जो होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, रूबियोला। मीजल्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रूबियोला बोलते हैं। और जर्मन मीजल्स जो है, जर्मन मीजल्स दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं। टेलीग्राम पे मैंने बताया था। जिस बच्चे को याद नहीं होता कैसे याद करेगा, मीजल्स जो है ना दोस्तों, इसमें कितने वर्ड हैं, एक, क्योंकि जर्मन मीजल्स में 2 वर्ड है, एक जर्मन और एक मीजल्स, तो मीजल्स में 1 वर्ड है, ठीक है। और रूबियोला के अंदर कितना एल आता है, बस आपको एल याद रखना है, 1 एल आता है, तो 1 वर्ड वाला आएगा आंसर। 1 वर्ड वाला कौन है, मीजल्स। जर्मन मीजल्स में 2 वर्ड है तो 2 एल वाला आएगा, तो 2 एल किस में दोस्तों, रूबेला के अंदर है, तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, रूबेला आएगा। तो रूबेला इज जर्मन मीजल्स एंड रूबियोला इज मीजल्स। तो इस प्रकार से आप इनको क्या रख सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, उसी प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाई इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट के अंदर सिंपल से इसका आंसर है मीजल्स वायरस, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा ही नहीं, वो आप कहोगे कि सर ये क्या है, आपने बता दिया भाई मीजल्स वायरस, ऐसे थोड़ी दे देगा मीजल्स वायरस। तो वो पूछेगा भाई कौन से प्रकार का वायरस है, आपको डायरेक्टली कई बार लिख देता है वो कि आरएनए पैरामिक्सोवायरस, डीएनए पैरामिक्सोवायरस। तो आपको ध्यान रखना है कि मीजल्स जो वायरस होता है दोस्तों, ये एक आरएनए पैरामिक्सोवायरस होता है। तो वो इतना नहीं लिखेगा, कई बार मीजल्स वायरस नहीं लिखेगा, क्योंकि आप ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि मीजल्स डिजीज कौन से वायरस के कारण होती है, आंसर आएगा मीजल्स वायरस। इतना तो कोई, इतना तो लेवल भी खराब नहीं है, ठीक है, नॉर्थ साइड का तो बिल्कुल ही नहीं है, तो किसी भी एग्जाम का नहीं है यार, ऐसा तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछ सकता वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है जो उससे अलग है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसमें ना कैरियर कोई नहीं होता है दोस्तों, खुद जो केस है ना उसी से फैलता है ये। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो केसेज ऑफ मीजल्स होते हैं, जिसको मीजल्स हो रखा है वो इसको क्या करता है दोस्तों, फैलाता है। कैरियर कोई नहीं होता है इसके अंदर, डायरेक्टली कोई कैरियर इसके अंदर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है दोस्तों, ठीक है, कम्युनिकेबल पीरियड भी हो सकता है ये, इन्फेक्टिविटी पीरियड भी, कोई भी चीज लिख के दे सकता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्टिविटी पीरियड वो पूछेगा आपसे। तो इन्फेक्टिविटी पीरियड में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 4 दिन तो पहले, 4 और 5 याद रखना है आपको मीजल्स के अंदर। बस मीजल्स के अंदर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, 4 और 5, मतलब कि 4 डेज बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अरे सिरी ऑन हो गया इसमें, 5 डेज आफ्टर, तो ऐसे पूछ लेता है वो कई बार, 4 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर रेसेज के, इसका क्या रहता है दोस्तों, इन्फेक्टिविटी पीरियड रहता है। तो इसमें आपको 4-5 आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिविटी पीरियड में फिर कह रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फेक्टिविटी पीरियड जो होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ऐसी डिजीजेज जो होती है इनको याद करना मुझे सच मानता हूँ बहुत टफ होता है, बट ये है कि भाई इनको बार बार आप रिवाइज करोगे ना, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है इसमें, सिर्फ यही तरीका है। इसके बाद में इसमें भी मोस्ट कॉमन जो चलो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता देता हूं पहले, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद करना ज्यादा टफ नहीं है इसमें, वही एयर ड्रॉपलेट ही आएगा, एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वही होते हैं। कुछ केसेस के अंदर, रेयर केसेस के अंदर एक कंजक्टिवा से देखने को मिला है, तो याद रख लो तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि रेयर खुद ही रेयर है। बस ये जरूर याद रख लेना किससे होता है, एयर ड्रॉपलेट से क्या होता है दोस्तों, ये फैलता है, ठीक है। इसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड,
ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो सिंपल है, याद करना आपका 10 से लेकर और 14 दिन, 10 to 14 डेज, 10 से और 14 दिन के होते हैं दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन। इसके बाद में वही एज ग्रुप, जो मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप जो है, तो एज ग्रुप जो है दोस्तों अफेक्टेड एज ग्रुप वो इसका होता है 6 महीने से लेकर और 3 साल तक, ठीक है, 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर और 3 ईयर तक, 6 महीने से और 3 साल तक का जो एज ग्रुप है दोस्तों वो इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है दोस्तों, अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों, कौन सी ऐसी डिजीज है, मान लो वैसे तो कई सारी डिजीज है, लेकिन ध्यान रखना है कि मीजल्स भी ऐसी डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेन तो मीजल्स ही आती है इनमें, अगर मोस्ट कॉमन देखते हैं तो मीजल्स अगर किसी पर्सन को एक बार हो जाती है ना तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, लाइफ लॉन्ग क्या देती है दोस्तों, आपको इम्यूनिटी देती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सी डिजीज है जो कि एक बार होने पर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। अब दोस्तों मान लो कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज हैं और वो बेबी के अंदर जाएंगे तो कितने दिन तक वो रहती है, कब तक वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैटरनल जो एंटीबॉडीज हैं जो न्यूबॉर्न के अंदर जाएंगी, तो मैटरनल जो एंटीबॉडीज जो है मीजल्स की वो कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर, तो बेबी के अंदर कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो लगभग दोस्तों 6 महीने तक ये क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, 6 मंथ तक। ये भी थोड़ा सा आप क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना पड़ेगा। मीजल्स एक ऐसी डिजीज और है दोस्तों जिसके अंदर साइक्लिक ट्रेंड पाया जाता है। मीजल्स एक ऐसी डिजीज होती है दोस्तों जिसमें क्या पाया जाता है, साइक्लिक ट्रेंड पाया जाता है। साइक्लिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि ये जो डिजीज है ना, जो आती है ना, ऐसे हमेशा नहीं आती रहती, हर 2 से 3 साल में एक बार आती है, एवरी 2 to 3 ईयर्स में ये एक बार क्या आती है दोस्तों, डिजीज आती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, साइक्लिक ट्रेंड के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसमें साइक्लिक ट्रेंड पाया जाता है। अब आ जाओ इसके सबसे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पार्ट से, जो कि इसका है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। वहां पर 2 स्टेज, यहां पर 3 स्टेज आएंगी दोस्तों। एक पहली जो स्टेज आती है जो कि रेसेज के होने से पहले आती है वो आती है प्रोडर्मल। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कि कुछ स्पोर्ट्स आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इसके मोस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, और ये जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें भी है। तो पहला जो स्टेज आती है दोस्तों इसके अंदर आती है वो आती है प्रोडर्मल, फिर आती है इरेप्टिव, और फिर मीजल्स के होने के बाद आती है दैट इज पोस्ट मीजल्स, ठीक है। तो 3 स्टेज होती है, पहली प्रोडर्मल होती है। तो प्रोडर्मल क्या होती है दोस्तों कि जैसे ही उसको मीजल्स वायरस से एक्सपोजर होगा तो लगभग उसके 10 दिन के बाद में ये स्टेज क्या होती है, स्टार्ट होती है, लगभग 10 डेज आफ्टर एक्सपोजर, 10 डेज आफ्टर एक्सपोजर ये डिजीज क्या होती है दोस्तों इसके अंदर होती है। अब ऐसे पेशेंट को क्या होगा, ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों सबसे पहले कुछ चीजें याद रखनी, सर्दी जुकाम बुखार, ऐसी चीजें याद रखनी है आपको कि इसके अंदर क्या होगा, एक तो बुखार होगा, सर्दी होगी तो उसको बोलेंगे हम कोराइजा, मतलब कि आपकी जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दोस्तों उसका इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है, कोराइजा। तो अब सर्दी वाले सारे सिम्टम्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सर्दी में आपको क्या होगा दोस्तों, स्नीजिंग होगी, ठीक है, छींक आएगी, आंसू भी ज्यादा आ सकते हैं, तो क्या होगा, लैक्रीमेशन होगा, तो आंसू ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, लैक्रीमेशन। एक चीज और होती है इसके अंदर, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, ठीक है। ये सब चीजें तो हो गई कॉमन, ठीक है। इनमें सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस सर्दी जुकाम बुखार, ये याद रखो। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसी स्टेज के अंदर है ना, इसी स्टेज के अंदर मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा याद रहे आपको। इसी स्टेज के अंदर दोस्तों कोप्लिक स्पॉट आते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेज के अंदर आते हैं, तो ज्यादातर बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं और इरेप्टिव करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, अपीयरेंस ऑफ कोप्लिक स्पॉट, अपीयरेंस ऑफ कोप्लिक जो स्पॉट है दोस्तों वो किसके अंदर आते हैं, कौन से स्टेज में आते हैं, तो प्रोड्रमल आएगा, ध्यान रखना इसका आंसर। कोप्लिक जो स्पॉट है दोस्तों ये कहां आते हैं दोस्तों, आपके इस पे आते हैं। कोप्लिक स्पॉट क्या होते हैं दिखाता हूं, ये है कोप्लिक स्पॉट, मतलब कि माउथ के अंदर ये क्या होते हैं दोस्तों, बक्कल जो म्यूकोसा है, माउथ की जो म्यूकोसा है दोस्तों उस पर क्या होते हैं, ये अपीयर होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज इसके बारे में ध्यान रखना, कोप्लिक स्पॉट के बारे में क्वेश्चंस बनेगा। तो पहली चीज तो कहां अपीयर होते हैं दोस्तों, आपके माउथ में अपीयर होते हैं। तो माउथ में हम क्या बोलेंगे, बक्कल म्यूकोसा पे अपीयर होते हैं, बक्कल म्यूकोसा पे क्या होते हैं दोस्तों, ये अपीयर होते हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, मोस्ट कॉमनली कहां अपीयर होते हैं दोस्तों, आपका फर्स्ट और जो सेकंड लोअर मोलर टीथ है ना उसके जस्ट ऑपोजिट में होते हैं, ठीक है। तो साइड भी पूछे तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ है, जस्ट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी हमने कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ, ठीक है, मोलर टीथ। तो पता नहीं आजकल क्या है, तो भाई पहले तो सिंपल क्वेश्चंस आते थे डायरेक्टली उसमें ऐसे दे देते थे कि भाई
क्या है क्या नहीं है, लेकिन आजकल क्या थोड़ा सा वो और डिटेल में जाने लग गए। एक इसके अपीयरेंस के बारे में पूछ लेते हैं, इसकी अपीयरेंस है कैसे। तो इसकी जो अपीयरेंस है दोस्तों वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि देखो वैसे तो इसमें व्हाइट पैचेज लिखा हुआ आता है, लेकिन मौसमी के अंदर इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है उन्होंने कि ब्लू व्हाइट सेंटर इन माउथ होता है। ठीक है, कैसा होता है ब्लू व्हाइट, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा आपको दिखे, तो व्हाइट पैचेज भी लिखा हुआ सकता है या फिर ब्लू व्हाइट सेंटर इन माउथ, जो मतलब रेसेज होते हैं, ये जो कोप्लिक स्पॉट होते हैं दोस्तों, रेसेज तो नहीं बोलेंगे, जो ये स्पॉट्स होते हैं इनके अंदर जो सेंटर जो होता है उसका जो कलर होता है दोस्तों कैसा होता है ब्लू व्हाइट होता है। तो ब्लू व्हाइट सेंटर इनका क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये माउथ के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रख लेना कि कहां प्रेजेंट होंगे, बक्कल म्यूकोसा। पहला तो सीधा सीधा ये तो कभी मत भूलना कि भाई कोप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होते हैं, ये तो भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में। तो सीधा ध्यान रखना बक्कल म्यूकोसा में पेयर होते हैं। मेनली साइड पूछे तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर टीथ है दोस्तों वो आपको याद रखना है। मोलर में भी कौन से, लोअर मोलर। ठीक है, और मोलर में भी पूछे तो कौन से वाले, लोअर मोलर टीथ। और व्हाइट पैचेज इनका अपीयरेंस कैसा होता है, तो व्हाइट पैचेज आएगा लिखा हुआ, या फिर ब्लू व्हाइट सेंटर इन जो माउथ है दोस्तों वो इसके अंदर क्या होगा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये आपकी हो गई पहली स्टेज। ठीक है, ये अभी मैंने लिख दिया, बता ही दिया। तो कौन सी डिजीज है जो प्रोवाइड करती है, तो मीजल्स ही है वो। ठीक है, लगभग कब तक 6 मंथ तक देते हैं, 2 से 3 साल में आती है मीजल्स डिजीज होती है। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ आप। ठीक है, एक और इमेज है इसकी, आप देखना चाहो तो ये देखो, ये इसकी इमेज रही। तो यहाँ पे इस प्रकार से माउथ पे क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, लोअर मोलर इसे आप याद रख लेना कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड लोअर मोलर, लगभग ऐसे माउथ से याद रहेगा कि भाई पीछे पीछे कितने रखे थे, इसमें थोड़ा सा इसमें याद रहेगा आपको। ठीक है, हल्का सा याद रख लेना। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सी स्टेज के अंदर आते हैं, पहली चीज तो दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रख लेना कि ये किसके अंदर आते हैं, प्रोड्रमल में आते हैं। तो प्रोड्रमल में क्या आएगा, तेज बुखार आएगा। फीवर भी जो होता है मेनली हाई ग्रेड होता है इसके अंदर, सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार और कोप्लिक स्पॉट, बस ये आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। दूसरी स्टेज जो आती है दोस्तों दैट इज इरप्टिव। अब रेसेज क्या होंगे दोस्तों, अपीयर होंगे। दूसरी स्टेज जो आती है सेकंड स्टेज दैट इज इरप्टिव। सेकंड स्टेज इज इरप्टिव स्टेज, इरप्टिव स्टेज। अब इरप्शन जहां पर भी वर्ड आएगा मतलब कि अब जो रेसेज है ना दोस्तों वो बनने लग जाते हैं। तो ये मेनली 14 डेज आफ्टर जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो बनते हैं। 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ये बनते हैं। तो 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन क्या होते हैं, इरप्टिव जो फेज है वो बनती है। तो इसके अंदर जो रेसेज बनते हैं दोस्तों वो मेनली क्या होते हैं कि फेस पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है मेनली मीजल्स और रूबेला के। और फेस पे भी कोई पूछे तो कहां पर मेनली जो रेसेज आते हैं, बिहाइंड द ईयर। कोप्लिक स्पॉट अलग है, रेसेज अलग है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जो रेसेज जो होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं मैक्यूलो, मैक्यूलर पैप्यूल सुना है ना, तो बस वही है। तो मैक्यूलो और पैप्यूलर, पैप्यूलर रेसेज कहां अपीयर होंगे सर दोस्तों, सबसे पहले ये फेस पे अपीयर होंगे। फेस पे भी पूछे तो कहां पे होंगे, तो मेनली ज्यादातर चांसेस बिहाइंड द ईयर के बनते हैं इनमें, बिहाइंड द ईयर। और उसके बाद में तेजी से पूरी बॉडी पे क्या होते हैं दोस्तों, ये स्प्रेड होते हैं। तो स्प्रेड रैपिडली ऑल ओवर द बॉडी। उसके बाद में पूरी बॉडी पे क्या होते हैं दोस्तों, ये अपीयर होने लग जाते हैं। तो रेसेज में कुछ इतना ज्यादा आपको पढ़ना इसमें है नहीं। मेन इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्रमल स्टेज आती है। ठीक है, इसके बाद में मीजल्स के बाद की जो स्टेज है दोस्तों दैट इज पोस्ट मीजल स्टेज। तो तीसरी जो स्टेज आती है दिस इज पोस्ट मीजल्स स्टेज। तो तीसरी स्टेज आपकी पोस्ट मीजल स्टेज। पोस्ट मीजल स्टेज के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अब पर्सन है ना, ऐसे मान लो कि कमजोर हो गया और जीआई ट्रैक्ट को मेनली क्या करेगा, अफेक्ट करता है। तो हर चीज इफेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, कमजोर होगा तो वेट कम होगा, कमजोर होगा तो माल न्यूट्रिटिव होगा, कमजोर होगा तो विटामिन की डेफिशिएंसी। और मेनली वो भी कौन सी विटामिन की, विटामिन ए की डेफिशिएंसी इसमें क्या होती है दोस्तों, देखने को मिलती है। तो इसको भी थोड़ा सा क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। तो डायरिया होगा, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, माल न्यूट्रिटिव हो जाएगा, विटामिन ए की क्या हो जाएगी दोस्तों, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये सब किसके अंदर देखने को मिलते हैं, आपके पोस्ट मीजल जो स्टेज है दोस्तों उसके अंदर ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाता है चीजें। पहली चीज तो मीजल्स है, एक एल है तो रूबियोला और जनरल मीजल्स रूबेला। पॉजिटिव एजेंट आरएनए पैराविक्सोवायरस, ये याद रखना है। मीजल्स वायरस मत याद रखो, आरएनए पैराविक्सोवायरस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस ऑफ मीजल्स है। इन्फेक्टिविटी पीरियड ये जरूर याद रखना 4-5। मीजल्स में क्या याद रखना, 4-5 याद रखना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन 8 ड्रॉपलेट्स, 10 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड, एज ग्रुप 6 मंथ to 3 ईयर। मीजल्स जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है
और जो मदर की जो एंटीबॉडी थी वो 6 मंथ के लिए, एक ऐसी डिजीज जो साइक्लिक ट्रेंड में आती है 2 से 3 साल में। प्रोडर्मल जो स्टेज है वो 10 डेज आफ्टर एक्सपोजर स्टार्ट होती है, फिर सर्दी जुकाम और आपका कोप्लिक स्पॉट इसमें आते हैं। बस मेन ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अपीयरेंस ऑफ कोप्लिक स्पॉट आता है। फिर कोप्लिक स्पॉट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो कोप्लिक जो स्पॉट होते हैं दोस्तों वो बक्कल म्यूकोसा पे होते हैं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ आते हैं, और व्हाइट पैचेज या ब्लू व्हाइट सेंटर होता है इनमें। माउथ के अंदर क्या होता है, ब्लू व्हाइट सेंटर होता है। फिर इसके बाद इरप्टिव फेज है। इरप्टिव में आपको कुछ ज्यादा इसमें याद रखना ही नहीं है कि भाई मैक्यूलोपैपुलर रेसेस हो जाते हैं, फेस से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, फैलते हैं। पोस्ट मीजल के अंदर वजन कम कर दो, विटामिन की क्या कर दो, डेफिशिएंसी कर दो, डायरिया कर दो। ठीक है, देखो कोई भी चीज को 1-2 बार सुनोगे ना तो चीजें माइंड में बैठ जाती हैं। हो सकता है कि आप बुक में पढ़ोगे तो चीजें याद नहीं होंगी आपको, लेकिन किसी चीज को अगर आप 3-4 बार सुनोगे, 4-5 बार सुनोगे ना दोस्तों, तो वो चीजें क्या होती हैं अपने माइंड में, हमारा माइंड है ना वो अपने आप ही समझ कर लेता है। अब इस डिजीज के भी कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, तो इसका आएगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया। दूसरा मोस्ट सीरियस, ठीक है, हमने वेरिसेला में भी पढ़ा है दोस्तों, ध्यान रखना इसके अंदर भी होता है, और ये होता है दोस्तों आपका एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इसमें भी होता है जो कि मोस्ट सीरियस होता है इसमें, एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस को यहां भी आपको याद रखना है। एक आता है मोस्ट रेयर और मोस्ट सीरियस, याद रख लो तो ठीक है, नहीं याद हो तो इसमें भी एनसेफेलाइटिस होता है, लेकिन वो स्क्लेरोजिंग टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेराइजिंग, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, राइजिंग पेन एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस। तो इसको थोड़ा सा याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं याद हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सब एक्यूट स्क्लेराइजिंग पेन एनसेफेलाइटिस। ठीक है, इसको बोलते हैं SSPE। क्या बोलते हैं, SSPE के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये थोड़े से देख लेना, मोस्ट कॉमन पूछेगा, मोस्ट सीरियस पूछेगा, ये पूछेगा। कुछ लोगों में अदर्स में जैसे न्यूमोनिया, क्राउड, डायरिया ये भी देखने को मिलते हैं। चलो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे क्योंकि इतना चीज पढ़ने को है तो मुझे नहीं लगता कि अदर्स जो है दोस्तों वो आपको पढ़ने का कोई टाइम मिल पाएगा, तो नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाएगा। लेकिन ये जरूर याद रख लेना, मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीरियस, बस 2 याद रख लेना, ज्यादा भी नहीं तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी डिजीज है, मैंने बना रखा हो तो देखा नहीं लिखा रखा, एक ऐसी कौन सी डिजीज है दोस्तों जिसके लिए WHO ने एक प्रोग्राम चला रखा है, कैच अप, कीप अप एंड फॉलो अप। ठीक है, कैच अप, कीप अप एंड फॉलो अप। कैच अप, कीप अप, फॉलो अप जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी डिजीज के लिए है, बस इतना याद रख लो। तो ध्यान रख लेना कि मेनली किसके लिए है दोस्तों, ये मीजल्स के लिए है। कैचअप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सब बच्चों को क्या करेंगे हम, टारगेट करेंगे। तो टारगेट करते हैं इसमें ऑल चिल्ड्रन को, टारगेट ऑल चाइल्ड, ऑल चिल्ड्रन को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। कीप अप मतलब बनाए रखना, मतलब कोशिश करेंगे भाई सबकी क्या करें हम, वैक्सीनेशन करें मोर देन 95% जो चाइल्ड है। फॉलो अप का मतलब कि बीच बीच में हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ कैंपेन्स लेके आएंगे, वैक्सीनेशन कैंपेन लाएंगे हर 2 से 4 साल के बीच में। ठीक है, तो बस वो होता है आपका फॉलो अप, तो वैक्सीनेशन कैंपेन, ठीक है, हर 2 से 4 साल में, एवरी 2 to 4 ईयर। तो कैच एक और है, इसकी स्ट्रेटजी और बताऊंगा, कैचअप, कीप अप एंड फॉलो। बस ये याद रख लेना कि ये स्ट्रेटजी किसके द्वारा दी गई है, पहली बात तो WHO के द्वारा दी गई, किसके लिए दी गई है दोस्तों, आपका मीजल्स के लिए दी गई है। ठीक है, एक स्ट्रेटजी और आती है, वो स्ट्रेटजी जो आती है उसको याद रखना आपको, AMMRS। ठीक है, ये किसके लिए है, ये भी स्ट्रेटजी है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो मीजल्स की जो मोर्टेलिटी जो हो रही है ना उसको हमें क्या करना है दोस्तों, कम करना है, उसको हम क्या करना है, कम करना है। तो उस कम करने की जो स्पीड है ना उसको हमें क्या करना है दोस्तों, बढ़ाना है। तो बढ़ाने को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड। किस चीज की, मीजल्स की। किस चीज को, मोर्टेलिटी को। देखो याद करने का तरीका है ना, और कम करना रिडक्शन, और है क्या चीज ये, स्ट्रेटजी। तो एक्सीलरेटेड मीजल्स मोर्टेलिटी रिडक्शन स्ट्रेटजी, मतलब कि मीजल्स में कम से कम क्या हो, डेथ हो मीजल्स के कारण, किसके द्वारा लाया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्वेश्चन। बस क्या तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा या ये आएगा कि किसके द्वारा लाया गया, तो दोनों आएंगे इसमें, WHO और यूनिसेफ। एक्सेलरेटेड मीजल्स मोर्टेलिटी रिडक्शन स्ट्रेटजीज, एक बार भी अगर आपको देखा हुआ होगा ना तो आप इसको समझ जाओगे देखते ही। AMMRS का अगर आपने एक बार भी देखा हुआ है ना तो आप इसको कर दोगे, लेकिन अगर कभी सुना हुआ ही नहीं है ना आप इसकी फुल फॉर्म भी कर दोगे। अब आपने एक बार सुन लिया ना तो आप इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों कर दोगे, अगर आपको नहीं भी आएगा ना तो भी आप इसको कर दोगे,
इतना वो रहता है, ठीक है। तो आपका पहली डिजीज जो है वो मीजल्स क्या हो गई दोस्तों, आपकी खत्म हो गई। लेकिन इसमें दो डिजीज दे रखी थी, एक मीजल्स दे रखी थी और दूसरी जो डिजीज दे रखी थी दोस्तों वो दे रखी है रूबेला और जर्मन मीजल्स। दूसरी डिजीज कौन सी दे रखी है, रूबेला और जर्मन मीजल्स, ठीक है। इसमें 2 एल है तो 2 वाला आएगा। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है दोस्तों, आरएनए टोगा वायरस होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, आरएनए टोगा वायरस, आरएनए टोगा वायरस। पैरामिक्स तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा दोस्तों आपका टोगा वायरस आएगा। इनक्यूबेशन पीरियड तो चलो 14 से 21 दिन है, याद हो जाएगा आपको, 14 to 21 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को याद करना कोई दिक्कत नहीं है। इसके केसेज भी करवाते हैं, कुछ केसेज में सिम्टम्स नहीं आते दोस्तों, उनको बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेज। तो दोनों इसके क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। खुद जो केस है वो और ऐसे केस इनके अंदर नहीं आया वो भी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल सिंपल है, वही एयर ड्रॉपलेट्स आएगा। इसके अलावा दोस्तों प्लासेंटा के थ्रू भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। तो इसका वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है दोस्तों वो भी क्या होता है, देखने को मिलता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन भी क्या होता है, देखने को मिलता है। एज ग्रुप जो है वो ध्यान रखना, मैं इसमें बच्चे तो होते हैं लेकिन पहले मैं लिखाऊंगा कि फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो 15 से 49 साल की जो फीमेल है ना दोस्तों, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 3 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें मैं ध्यान रखना, फीमेल्स का ज्यादा ध्यान रखना भाई, इनको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार मैं कहता हूं कि भाई पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है ना, वो आपको याद रखनी है। इसकी तो बहुत सिंपल है, मतलब कि इसमें क्या है दोस्तों कि 1 वीक पहले याद रखना है और 1 वीक क्या रखना है, बाद में याद रखना है। बस 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक, इसमें तो 1 वीक याद रखना है, ठीक है। 1 वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ जो सिम्टम्स टू 1 वीक आफ्टर रेसेज अपीयर। बस इतना याद रखो, ठीक है। बस 1 वीक याद रखो आप, तो जिस भी ऑप्शन में आपको 1 वीक दिखे वो देखे। अब मैंने कहा था और भी डिजीजेज हैं, तो ये डिजीज जो है ना दोस्तों, ये भी क्या करती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बस इम्यूनिटी जो है इसकी भी क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। तो मीजल्स बट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एक लाइन में लिख के लाया हूं ताकि ज्यादा आपके ऊपर वो नहीं पड़े। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पूछ लेते हैं, तो इसके अंदर एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हाई, ठीक है। हाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हिम, ए फॉर एग्लूटिनेशन। अब बताओ, आई से सिर्फ एक ही वर्ड बनता है दोस्तों, इनहिबिशन, और क्या बनेगा, तो इनहिबिशन टेस्ट, वो और उसमें कुछ बनता ही नहीं है। तो यही आएगा इसका कि हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर एक चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, कि इसके अंदर भी क्या होगा, सेम उसी की तरह आते हैं, लेकिन जो रेसेज जो होंगे ना, थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ना स्पेशल रेसेज होते हैं, बस उसका नाम आप याद रख लेना दोस्तों। स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे रेड क्या होते हैं दोस्तों, स्पॉट्स होते हैं। इनका जो नाम है ना वो बहुत ही मतलब अलग है, कि ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, फुर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है, और आपको याद नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। बस कौन से वाले में फुर वाले आते हैं, ठीक है। फुर सीमर बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, फुर सीमर। लेकिन आपको ज्यादा याद भी नहीं रहे तो फुर याद रख लेना। क्या याद रख लेना दोस्तों, फुर याद रख लेना। इसके अंदर फुर वाले किस पे होते हैं, मेनली किस पे होते हैं, सॉफ्ट पैलेट पे होते हैं। अभी दिखाऊंगा, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। तो ये सॉफ्ट पैलेट के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फुरसीमर स्पॉट्स। किस नाम जानते हैं, फुरसीमर स्पॉट्स के नाम से मैंने जानते हैं। देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये बिल्कुल रेड रेड, देखो पूरा चेहरा क्या हो गया दोस्तों, पूरा जो पैलेट हुई क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो स्मॉल छोटे छोटे क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये रेड हो जाते हैं इसके अंदर, ये देखने को इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें देख लेना कि ये इसमें देखने को मिलते हैं सॉफ्ट पैलेट में। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस में भी ध्यान रख लेना, इसमें भी अर्थरेल्जिया, मतलब कि जो जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है, एंसेफेलाइटिस, वो देखने को मिलता है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप मत लिखो, ठीक है। इसके हाँ रेसेज जो होते हैं ना दोस्तों, वो ध्यान रखना। इसके जो रेसेज होंगे वो कहाँ अपीयर होते हैं, तो रेसेज इसके भी बिगिंस ऑन फेस, फेस पे ही अपीयर होते हैं। स्टार्ट फेस पे होते हैं, फिर डाउन क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फिर डाउन जाते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर भी फीवर, सोर थ्रोट, कोराइजा, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन कोप्लिक स्पॉट जो है ना, वो इसको बहुत अलग कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर भी फीवर, कोराइजा, ये सब देखने को मिलते हैं। सोर थ्रोट भी हो जाता है, वहां पर हमने सोर थ्रोट नहीं लिखा, लेकिन इसमें सोर थ्रोट भी क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादा नहीं याद हो, मत याद करो, फीवर को याद रख लो, कोराइजा याद रख लो, और एक ये फुरसीमर याद रख लो। क्या याद रख लो, फुरसीमर, फुर याद रख लो भाई, ज्यादा याद नहीं हो तो फुर याद रख लो कि फुर देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, फुर, बस, ठीक है। कलर वो दिखाई दिया मैंने, आपको याद हो जाएगा। देखो कॉन्जेनिटल रूबेला जो सिंड्रोम है ना, है वही डिजीज, ठीक है,
आपकी जर्मन मीजल्स ही है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब ये जो डिजीज है वो मदर से फीटस में जाती है, डिजीज किस में जाती है, मदर से लेकर और फीटस में जाती है ना, तब हम इस डिजीज को किस नाम से जानते हैं, कॉन्जिनाइटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जब डिजीज मदर से और फीटस में जाती है। अब इसका रिस्क जो है ना वो कब ज्यादा होता है, तो रिस्क का एक फॉर्मूला याद रख लेना आप कि जेस्टेशनल जो एज है दोस्तों वो इसकी कितनी ज्यादा ये अफेक्ट करेगा, मतलब पैथोजेनिसिटी के इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल होती है। अभी समझाता हूं कैसे, मतलब कि जितनी कम जेस्टेशनल एज के ऊपर बच्चे के अंदर डिजीज ट्रांसमिट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिजीज खोज करेगा। मतलब कि सबसे ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में। सीधी सी बात है, अगर ये बच्चे के अंदर डिजीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चली गई दोस्तों तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाएगी। कौन सी लाएगी अभी बात करेंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में चली गई तो उससे कम, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएगी तो उससे ज्यादा। तो हो सकता है कि पूछ ले कि जो कॉन्जेनाइटल रूबेला है दोस्तों सबसे ज्यादा कौन से ट्राइमेस्टर में बच्चे के लिए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसमें होगी दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होगी। इसके अंदर ध्यान रखना एक ट्रायड और आता है इस डिजीज के अंदर, हो सकता है कि भाई किसी एग्जाम में पूछ ले कि इसका कौन सा ट्रायड होता है। ठीक है, तो एक इसके अंदर होता है दोस्तों, तीन चीजें आती है इसके आपको अंदर याद रखनी है। एक आपको याद रखना है इसके अंदर कैटरैक्ट होता है। क्या होता है, कैटरैक्ट। दूसरा होता है इसके अंदर डीपनेस। क्या होता है दोस्तों, डीपनेस। और तीसरा होता है इसके अंदर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इफेक्ट किया ना तो तीनों चीजें होंगी, लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर इफेक्ट किया तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है दोस्तों, डीपनेस देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तीनों होंगे, ध्यान रखना, पहला, दूसरा और तीसरा। सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा तो मेनली सेकंड देखने को मिलता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हो सकता है कि एक भी नहीं आए, ठीक है, रेयर होता है। सीएचडी के अंदर भी मोस्ट कॉमन पूछता है कि कौन सी होती है, तो पेटेंट डक्टस जो आर्टीरियस जो होती है दोस्तों वो इसके अंदर क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। डीपनेस में पूछते हैं कि भाई कौन से प्रकार का डीपनेस होता है, तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इसका माना जाता है ये, तो सेंसोन्यूरल होता है, बस ये याद रख लेना। कौन सा हियरिंग लॉस होता है इसमें, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस होता है। बस तीन चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर, सीसीडी। ठीक है, कॉपी पीने जाओ कहाँ, सीसीडी में, कैटरैक्ट, सीएसडी और डीपनेस। हमारे यही चलता है अभी, नर्सिंग वालों की सीसीडी यही है, कैटरैक्ट, सीएसडी और डीपनेस। ठीक है, हम यही चलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में होता तो ज्यादातर जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक वाले, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो पढ़ना चाहिए। इसमें हम ये देखते हैं बच्चे के अंदर हो रहा है, हम जानते हैं मदर से, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो हम आईजीएम की प्रेजेंस देखते हैं। तो डायग्नोस्टिक वाले में क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ आईजीएम। ठीक है भाई, आईजीएम एंटीबॉडीज वो वैसे तो ट्रांसफर होती नहीं है ना, तो वो देख लेंगे, या फिर 6 महीने के बाद भी बच्चे के अंदर आईजीजी बनी रहे वो देखेंगे। तो बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ क्या देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम आईजीएम देखते हैं। इसके अंदर वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसके अंदर दोस्तों वैक्सीनेशन करते हैं, हाँ जी करते हैं। इसके अंदर वैक्सीनेशन कौन सी वैक्सीन लगती है दोस्तों, रूबेला वैक्सीन लगती है। कौन सी वैक्सीन लगती है, रूबेला वैक्सीन इसके अंदर लगती है। कौन सी होती है, लाइव होती है। 0.5 ml इसके अंदर हम क्या करते हैं, देते हैं। कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस। लाइव है 0.5 ml और कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस वैक्सीन के अंदर कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है। स्ट्रेन आपको याद रखना है RA273। कौन सी स्ट्रेन यूज जाती है, RA273। एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट येलो फीवर, तो ये भी क्या होगी दोस्तों आपकी, नहीं दे सकते, ये वैक्सीन हम नहीं दे सकते। अगर कोई फीमेल ये ले भी ली है ना तो उसको हम ये और एडवाइस करेंगे कि भाई कम से कम आपने ले ली तो 3 महीने तक आप प्रेग्नेंट मत हो। ठीक है, तो प्रेग्नेंट हो गई चलो उसका तो हम क्या करें, जो नहीं हुई है किसी ने वैक्सीन ले ली है ना तो उसको ये एडवाइस करना चाहिए कि भाई आपको 3 महीने तक, कम से कम 3 मंथ तक आपको क्या नहीं होना है दोस्तों, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। मैंने वो कहा था कि ये जो वैक्सीन है ये फीमेल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रायोरिटी ग्रुप है ना इंडिया के अंदर, भाई सबसे ज्यादा किस, तो 15 से 49 साल की जो फीमेल जो होती है ना उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रायोरिटी ग्रुप पे रखते हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, 15 से 49 साल की फीमेल जो होती है उनको प्रायोरिटी पे। दूसरे नंबर पे जो आता है वो चाइल्ड आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आएंगे दोस्तों, आपके चिल्ड्रन आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसके अंदर देख लेना, याद हो जाए तो ठीक है। चलो वापस से लोड कराते हैं एक बार हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन पे, तो मैंने आपको करवा ही दिया। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा। देखो
ठीक है, क्वेश्चन यही था कि मीजल्स और जर्मन मीजल्स में क्या डिफरेंस है। तो हम जानते हैं मीजल्स के अंदर या रूबियोला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, हाई फीवर एंड कोप्लिक स्पॉट होता है। ठीक है, फुरसीमर किसके अंदर होते हैं, जर्मन मीजल्स में होते हैं। फुरसीमर जर्मन मीजल्स में और कोप्लिक स्पॉट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यही होगा। रैशेज ऑन द ट्रंक विद प्यूराइटिस, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मीजल्स में ऑल ओवर बॉडी होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि ये इसमें हो, तो इसलिए हम इसको इतना इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसमें लिख लो कि मीजल्स और रूबियोला के अंदर कोप्लिक स्पॉट, हाई फीवर, ऐसे लिख लो। चलो मैं लिखवाता हूं, लिखो मीजल्स, रूबियोला में हाई ग्रेड फीवर विद कोप्लिक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे जर्मन मीजल से अलग बनाते हैं, जो कि इसे जर्मन मीजल्स से अलग बनाते हैं। आपने देखोगे दोनों डिजीज के अंदर बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एक जैसे हैं, अपीयरेंस एक जैसी है, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है। इसमें कोप्लिक होते हैं, उसमें फुरसीमर होते हैं। उसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, फुरसीमर स्पोर्ट पाए जाते हैं, कोप्लिक नहीं, फुरसीमर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि द पेरेंट ऑफ एन इन्फेंट आस्क द नर्स व्हाई देयर बेबी इज शेड्यूल्ड टू रिसीव द इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन। ठीक है, रेदर देन द ओरल वैक्सीन, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। क्वेश्चन क्या आया है दोस्तों, क्वेश्चन ये आया है कि भाई आपके पास कोई पेरेंट्स आया और आपने उसको कहा कि भाई आप एक काम करो, आपके बच्चे के अंदर है ना पोलियो वैक्सीन ओरल मत लो, कौन सी लो, आईएम वाली लो। कौन सी वैक्सीन लो, आईएम वाली लो, ओरल मत लो। तो वो पूछ रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आईएम वाली क्यों लगवा रहे हो आप। ठीक है, आईएम वाली वैसे तो इंटरडर्मल भी दी जाती है ये तो, लेकिन आप मान लो पूछ लिया उसने कि भाई आईएम वाली आप क्यों लगवा रहे हो, तो आपको बताना है कि भाई क्या कारण है। चार ऑप्शन दे रखा था, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड्स द इंट्रामस्कुलर वैक्सीन बिकॉज इट इज सेफ। दूसरा ऑप्शन दे रखा था, consensus is that either can be used since both produce the same result and are equally safe. Third दे रखा था, oral vaccine is more expensive so the intramuscular vaccine is preferred unless it is contraindicated. And last is the US Center for Disease Control and Prevention recommends the intramuscular vaccines unless the infant or family member is to be immunocompromised. चार दे रखा है। पहला क्या दे रखा है कि भाई अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है ना, वो ये कहती है कि इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन जो होती हैं किसकी, पोलियो की, वो क्या होती है, ज्यादा सेफ होती है। यही राइट आंसर है, ध्यान रखना। समझाऊंगा कैसे है वो आगे समझाऊंगा। दिस इज द राइट आंसर। ज्यादा सेफ जो है ना दोस्तों, जिसके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। ठीक है, एक ही कॉम्प्लिकेशन सबसे मेन होता है, आपको सबको पता है, वैक्सीन एसोसिएटेड जो पोलियोमाइलाइटिस है दोस्तों, वो आप क्या होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो आईएम वाले में क्या होते हैं, रेयर होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि ओरल वाले में होते हैं। तो इसलिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या है, वो आईएम वाली क्या करती है, वो करती है। वैसे अब मैं बताऊंगा कि आजकल हम जो यूज करते हैं वो FIPV यूज करते हैं, डायरेक्टली आईएम वाली वो भी यूज नहीं करते हैं। सेकंड इसमें दे रखा था, कौन सी दैट आइदर कैन बी यूज, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी सेम रिजल्ट है, इक्वली सेफ है। तो ये बात गलत है दोस्तों, ज्यादा सेफ जो है वो यहाँ पर कौन सी आएगी, आईएम वाली आएगी। थर्ड के दे रखा था, ओरल वैक्सीन इज मोर एक्सपेंसिव सो द इंट्रामस्कुलर इज क्या प्रेफर्ड। उल्टा है, ओरल जो वैक्सीन होती है दोस्तों वो तो ज्यादा महंगी नहीं होती है, आईएम वाली जो होती है वो ज्यादा महंगी होती है। तो ये भी गलत है। और द यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड द इंट्रामस्कुलर वैक्सीन अनलेस द इन्फेंट और फैमिली मेंबर इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वैसे भी ये किल्ड होती है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का तो वैसे भी लाइव में फर्क पड़ता है, किल्ड में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो वैसे ही क्या हो, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि लाइव वैक्सीन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जब होता है तो उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जबकि किल्ड जो होती है दोस्तों वो कब होती है, वो नहीं होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आईएम जो है दोस्तों वो, लेकिन उसका रीजन भी ये नहीं होता है। ठीक है, रीजन जो होता है वो ज्यादा क्या होती है दोस्तों, सेफ होती है, वो रीजन होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से कोई लेना देना इसका यहाँ पे नहीं होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, पोलियो वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पोलियो वैक्सीन वैसे भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पोलियो वैक्सीन की, तो आपको याद रखना है कि भाई पोलियो वैक्सीन दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों आपकी OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक होती है दोस्तों आपकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV। ठीक है, IPV जो होती है आजकल एक और यूज करने लगे, फ्रैक्शनड IPV।
ठीक है। आजकल कौन सी यूज करने लगे, फ्रैक्शन आईपीवी यूज करने लगे, मतलब कि आईपीवी का भी बहुत स्मॉल अमाउंट जो होता है ना दोस्तों, वही क्या होता है, सफिशिएंट होता है, तो दैट इज एफआईपीवी। पहली चीज ओपीवी जो होती है दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, हम इसको ध्यान रखना कि ये साबीन है, ये दिस इज साबीन है, ये क्या है, इसको हम साबीन के नाम से भी जानते हैं। और आईपीवी जो होती है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं, साल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, साल के नाम से जानते हैं। और ओपीवी को हम किस नाम से जानते हैं, साबीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ओपीवी कैसे दी जाती है दोस्तों, ओपीवी सबको पता है कि ओपीवी हम ओरली देते हैं, तो ओरली देंगे। इसके अलावा ऐसी कौन सी और वैक्सीन होती है जो ओरली देते हैं हम, ठीक है, तो रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है दोस्तों, वो भी हम क्या देते हैं, ओरली देते हैं। इसके अलावा विटामिन ए देते हैं, चाहे वो वैक्सीन नहीं हो, लेकिन वो भी हम क्या देते हैं, ओरली देते हैं। इसके अलावा ये वाले जो है दोस्तों, सिर्फ अगर आप आईपीवी की बात करो तो जो आईपीवी जो वैक्सीन है, ये हम आईएम भी दे सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। लेकिन एफआईपीवी जो है दोस्तों, वो कैसी लगती है, इंट्राडर्मल लगती है। एफआईपीवी कैसे लगती है दोस्तों, इंट्राडर्मल, ध्यान रखना। एफआईपीवी कैसे देते हैं हम, इंट्राडर्मली देते हैं। इसके बाद में हम अगर हम बात करें दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इम्यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज वाली इम्यूनिटी देती है, तो ये हुमोरल कहलाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ओपीवी जो है ना, वो दोनों देती है, हुमोरल भी देती है, साथ में इंटेस्टाइन में जाती है, तो इंटेस्टाइनल या लोकल भी बोलते हैं हम इसको। तो ये कौन सी देती है, हुमोरल प्लस इंटेस्टाइनल या लोकल, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चर की, तो इसको बनाना क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है। सीधी सी बात है यार, ओरल है, एक में भर के दे दो, कई लोगों को पिला सकते हो। इसको अलग अलग से सबको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, महंगी भी पड़ेगी, तो इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। कॉस्ट वाइज भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये थोड़ी सी सस्ती रहेगी, चीप रहेगी, क्योंकि एक बना के कईयों को पिलाते हैं, ये थोड़ी सी सबके लिए अलग अलग आती है, तो ये क्या होती है दोस्तों, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी आती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस जो होता है ना दोस्तों, उसके जो रिस्क जो होते हैं ना, वो ओपीवी में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, ओपीवी में। ओपीवी में कहते हैं कि इसका रिस्क जो होता है वो एक होता है ओवर 2.7 मिलियन, मतलब आपने 2.7 मिलियन लोगों को अगर ओपीवी वैक्सीन दी है, तो उनमें से एक को ये होने का क्या रहता है दोस्तों, आपका रिस्क रहता है, ठीक है। ये होने का क्या रहता है दोस्तों, रिस्क रहता है, वीएपी होने का क्या रहता है, रिस्क रहता है, ठीक है। इसका रिस्क होता ही नहीं है, जीरो, अभी तक कोई इंसिडेंस नहीं मिला दोस्तों, जीरो इंसिडेंस इसका देखने को मिला है, ध्यान रखना, इसका क्या मिला है, जीरो इंसिडेंस देखने को मिला है। ओपीवी हम कब देते हैं, तो भाई ओपीवी तो सबको ही पता है दोस्तों, ओपीवी आप कब देते हो, ठीक है। वैसे मैं आगे इसके बारे में और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हम कब कब ये सब देते हैं, तो वो सब हम आगे हम बात करेंगे। मैं पूरा इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है दोस्तों, वही मैं आपको क्या कराऊंगा। आईपीवी के और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं दोस्तों। आईपीवी के देखो क्या क्या फायदे हैं। आईपीवी जो है, एक तो क्या नहीं है, लाइव वैक्सीन नहीं है, तो जो भी लाइव वैक्सीन नहीं है ना, उनका जो फायदे हैं वो इसके फायदे हैं, क्या कि भाई अगर कोई पर्सन है, उसकी अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो भी हम आईपीवी दे सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी जो है दोस्तों, उसमें हम लाइव नहीं दे सकते, किल्ड तो दे सकते हैं। कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूज कर रहा है, उसको लाइव नहीं दे सकते, हम किल्ड दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी वाले के लिए भी ये ज्यादा यूज करते हैं, तो रेडियोथेरेपी वाले उसके अंदर भी, और मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल से ज्यादा वाले जो एज है दोस्तों, इसके अंदर में क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। एक वीएपी का इसका कोई रिस्क नहीं होता, तो यहां भी ये भी कोई नहीं, क्या नहीं है इसका दोस्तों, रिस्क नहीं है। तो इसके कारण से आईपीवी क्या बन जाती है, बेटर बन जाती है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा था कि भाई क्यों, क्योंकि ये क्या होती है दोस्तों, ज्यादा सेफ होती है। और सेफ क्यों होती है ये इसलिए सेफ होती है क्योंकि इसके अंदर इसका जो रिस्क है दोस्तों, वीएपी का जो रिस्क है, ठीक है, वो नहीं होता है, वो इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम यूज करते हैं। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। वैसे मैंने इम्यूनाइजेशन पूरी क्लासेस बना रखी है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में। एक प्रोग्राम आया था दोस्तों स्विच के नाम से, स्विच WHO लेके आया था 2016 के अंदर, क्या लाया था, WHO लाया था इंडिया के अंदर। ये प्रोग्राम आया था 25 अप्रैल 2016 से इंडिया में क्या हुआ था, लागू हुआ था। एक्चुअली में दोस्तों पहले क्या होता था कि हम जो ओपीवी यूज करते थे, वो ट्राईवेलेंट यूज करते थे। कौन सी यूज करते थे, ट्राईवेलेंट ओपीवी यूज करते थे, जिसमें P1, P2 और P3 तीनों स्ट्रेन थी ओपीवी के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली में वो कह रहे हैं कि भाई P2 जो है ना, वो वैसे ही इरेडिकेटेड हो चुकी है, तो उसको फालतू में यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती,
इसलिए दोस्तों हम आजकल ट्राईवैलेंट की जगह कौन सी यूज करते हैं, हम बाईवैलेंट यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ P1 एंड क्या आती है दोस्तों, P3 आती है। इसलिए हम ट्राईवैलेंट की जगह कौन सी यूज करने लगे हैं दोस्तों, अब बाईवैलेंट यूज करने लगे हैं। तो इस प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं, स्विच के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई स्विच प्रोग्राम किसके लिए है, तो स्विच प्रोग्राम में ट्राईवैलेंट ओपीवी को आपने बाईवैलेंट जो ओपीवी है दोस्तों उसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो वही क्या है आपका स्विच, क्या है दोस्तों, प्रोग्राम, वही क्या है, स्विच प्रोग्राम है। तो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो आईपीवी के अंदर, आईपीवी से वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस जो है होने का रिस्क 0 होता है, होने का रिस्क 0 होता है। बस एक लाइन लिख लो। इसलिए इसको हम मोर प्रेफर्ड करना चाहिए, इसको मोर प्रेफर्ड। अब इंडिया की पॉपुलेशन यार बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, और गरीब थोड़ी सी डेवलपिंग कंट्री है, तो उस हिसाब से हम अभी तो ओरली से एक्चुअली में यार इंजेक्टेबल फॉर्म को देना थोड़ा सा टफ बन जाता है। मुझे पता है आपको कि सर और भी तो वैक्सीनेशन है, लेकिन धीरे धीरे लेके आएंगे इसको भी। तो मोर प्रेफर्ड जो है ना दोस्तों, वो कौन सी बन जाती है, यहाँ पे आईपीवी बन जाती है, किसकी तुलना में, ओरल पोलियो वैक्सीन की तुलना में। और मैंने वैसे और भी आपको यूजेस बताएं कि आईपीवी क्यों इसके अंदर ये क्या है दोस्तों, बेटर है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने मतलब आपको करवा ही दिया है, लगभग 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। ए नर्स इज टीचिंग पेरेंट्स अबाउट व्हाई मोस्ट चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट वेरिसेला। ठीक है, तो वेरिसेला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चिकन पॉक्स, एंड व्हाई सम रिसीविंग स्पेसिफिक मेडिकेशन शुड नॉट। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम जब वेरिसेला वैक्सीन लगाते हैं, कुछ ऐसे बच्चों की ऐसी दवाइयां चलती हैं कि उसमें हम वेरिसेला वैक्सीन नहीं देते हैं। तो विच मेडिकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन डिस्कशन, कौन सी दवाई चले, कौन सी ऐसी मेडिकेशन चलती है जब हम वेरिसेला नहीं देते। अब इसका ये क्वेश्चन है ना टफ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने दिमाग घुमा दिया, लोगों को सोचोगे और वेरिसेला के अंदर कौन नहीं देते, कुछ नहीं सोचना भाई। सोचना ये है कि ये एक लाइव वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन सारियों के लिए है ये। इन्होंने तो एग्जाम्पल लिख के क्वेश्चन को टफ बना दिया। तो लाइव वैक्सीन क्या होती है दोस्तों, कब कब लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई भी पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तब, और कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है तब हम लाइव वैक्सीन नहीं देते। प्रेगनेंसी के अंदर एक लाइव वैक्सीन दे सकते हैं, येलो फीवर, बाकी नहीं देते। तो सिंपल सी बात है, स्टेरॉइड अगर दे रहे हैं दोस्तों तो उस समय लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। तो बस यही तो एक क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी भी पर्सन को हम अगर चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगा रहे हैं, दैट इज ए लाइव वैक्सीन, ठीक है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई अगर स्टेरॉइड चल रही है तो उनको नहीं देंगे। बस इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कुछ को तो दे रहे हैं, तो जिनकी स्टेरॉइड नहीं चल रही उनको तो देंगे, और जिनकी स्टेरॉइड चल रही है उनको ये नहीं देंगे। तो लिखो स्टेरॉइड थेरेपी इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्टेरॉइड थेरेपी इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लाइव वैक्सीन। ठीक है, बस एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो लिख लो, चिकन पॉक्स का नाम लिख लो, वेरिसेला, और ब्रैकेट में लिख लो चिकन पॉक्स। वैसे मैंने आपको सारी लाइव जो किल्ड है वो मैंने आपको कल की क्लास में आपको बता दी कि कौन कौन सी लाइव और कौन कौन सी किल्ड है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको देखते हैं। A nurse is teaching a class about immunizations to member of a grammar school's parents teacher association। एक नर्स है वो पढ़ा रही है, किसके बारे में पढ़ा रही है, इम्यूनाइजेशन के बारे में। किसको, मेंबर्स को। कौन है मेंबर्स, ग्रामर स्कूल से पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है उसके जो मेंबर्स है वो आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके एसोसिएशन है वो लोग आए हुए हैं। Which childhood disease is the nurse discussing when explaining that it is a, अब आपको डिजीज बतानी है। पहला चीज it is a viral disease, पहली बात दोस्तों क्या है, ये एक वायरल डिजीज है। सेकंड, दैट स्टार्ट्स विद मेलाइज, जो कि मेलाइज के साथ स्टार्ट होती है, याद करो। हाईली प्लूराइटिक रेसेज होते हैं, दैट बिगिंस ऑन एब्डोमन, एब्डोमन पे स्टार्ट होते हैं, याद करो एब्डोमन पे कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि ट्रंक पे। ठीक है, अब यहां से आपको मैंने बताया था कि मीजल्स और रूबेला जो होते हैं उसके फेस पे होते हैं, तो वो तो यहां पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, हट जाएंगे। ठीक है, मीजल्स और रूबेला जो है दोस्तों वो तो यहां पे क्या हो जाएंगे, आपके हट जाएंगे। तो
इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है स्प्रेड्स टू द फेस एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज एंड कैन बी रिजल्ट। स्कारलेट फीवर का कोई लेना देना है नहीं, इन दोनों में यहां पर होगा नहीं, तो कौन बच गया दोस्तों? आपका चिकन पॉक्स। और मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि चिकन पॉक्स के अंदर सेंट्रीपेटल होता है। सेंट्रीपेटल जो होगा तो सेंट्रीपेटल के अंदर क्या होगा? बिगिंस ऑन द ट्रंक, एब्डोमेन पे, और फिर बाकी की बॉडी पे क्या होता है दोस्तों? वो फैलता है। तो इसलिए चिकन पॉक्स के अंदर ही जो स्टेज जो होती है उसके अंदर वो स्टार्ट होता है दोस्तों, तब किससे होता है? आपका वो मेलाई से होगा, बैक पेन होगा, ठीक है, फीवर होगा, सीवरिंग होगी, तो ये सब चीजें होंगी, मेलाई से स्टार्ट होगा। तो बिगिंस, इसके बाद क्या दे रखा है? हाई प्यूरेटिक रैशेज होते हैं और एब्डोमेन पे स्टार्ट होते हैं। तो ये सब किस में होते हैं दोस्तों? आपका चिकन। स्कारलेट फीवर का दूर दूर तक लेना देना, इन दोनों में ये होगा नहीं, तो क्या होगा दोस्तों? आपका चिकन पॉक्स होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स होगा। तो लिख लो चिकन पॉक्स के अंदर, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो कि मेलाई से स्टार्ट होती है, साथ में हाईली प्यूरेटिक रैशेज अपीयर होते हैं एब्डोमेन के अंदर, जो कि बाद में फेस और एक्सट्रीमिटीज तक फैल जाते हैं। दैट कैन रिजल्ट इन, और जिसके कॉम्प्लिकेशंस भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको अच्छे से समझाए होंगे। चलो एक बार वापस से मैं चिकन पॉक्स को एक सेकंड में आपको दोबारा से बता देता हूं। ये देखो हमने चिकन पॉक्स पढ़ा हुआ है, वापस से पढ़ लेते हैं एक बार। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण, या ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड, ह्यूमन जो अल्फा वायरस थर्ड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट 10 से 21 दिन, 1 to 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर। 5 से 10 साल, मैंने आपको कहा था शुरू होता है फीवर, सीवरिंग, बैक पेन और मेलाइस से। आ गया मेलाइस, देखो कितना अच्छा आ गया इससे। इसके बाद में जो रैसेज है दोस्तों वो अपीयर होते हैं, रैपिड अपीयरेंस होता है रैसेज का, ठीक है। यहां पर मैंने आपको लिखा रखा था कि जो रैसेज जो होते हैं, देखो एक एक आप सोचते हो ना कि चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है था सेंट्रीपेटल, आ गया ना काम, कि ट्रंक से स्टार्ट होते हैं, फेस एक्सट्रीमिटी पे फैलते हैं। आप लोग सोचोगे यार क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करूंगा काम चला लूंगा, तो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें देखा करो। देखो ये अच्छे से समझाया था मैंने आपको, यहाँ से एरो बना रखा है, पहले यहाँ स्टार्ट होगा फिर एरो ऐसे ले जा रखा है मैंने, ठीक है। सीवियरिटी एडल्ट छोड़ो, कॉम्प्लिकेशंस जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। देखो कितने कॉम्प्लिकेशन लिखा रखे हैं आपको। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट वाला, मोस्ट सीरियस, ठीक है, मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशंस, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताया था मैंने आपको, जैंक स्मीयर बताया है, ट्रीटमेंट बताया था, बस यही तो था, कुछ था ही नहीं। लेकिन आप लोगों को सोचा कि सर तो बस वैसे ही बोल रहे होंगे, सर तो ज्यादा पढ़ाते ही हैं हमेशा ही, तो लेकिन क्वेश्चंस दोस्तों यहीं से आते हैं, ठीक है। अब की बार बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रखा था मैंने, कार्डियोलॉजी नहीं पढ़ा रखी थी, जो कि नोर सेट के अंदर आते हैं। अब की बार जो क्वेश्चंस आएंगे ना दोस्तों, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप खुद देख लेना कि अगर एडवांस सीरीज में से क्वेश्चंस मैं पक्का मानता हूँ कि आपके बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस सीरीज से आने वाले हैं, ठीक है। मैं ज्यादातर ऐसे बोलता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन जब सिलेबस होता है तो भाई सिलेबस में से आएंगे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों वो पहले से आपको करवा रखी है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, फिर से आपसे अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।